Hello dear students, this is the English lecturer Hema Chaudhary from Crescent Public School. Yesterday we had read this chapter from here. यहाँ तक हमने कल जो चैप्टर है वो रीड किया था बेटा. आई होप कि आप सभी को अच्छी तरह से अंडरस्टूड हो गया होगा. फिर भी मैं समराइज करवा देती हूँ एक बार. Yesterday we had read that the main character of our chapter named French was late for his school and he was also having fear of being scolded. Why he has fear of scolding? Because his teacher M. Hamel asked them that he would ask questions on participles, and Franz didn't know even a single word about the participles, so he was frightened. As he passed through the town hall, he saw a crowd was gathered there, as an order had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. This order brought many changes in the school and also in the lives of the citizens and students there. Okay, so let's continue our chapter. Yesterday we had read that now Franz understood why the villagers were sitting on the back benches in the classroom. Okay, now while I was thinking of all this, here Franz was saying कि जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, I heard my name called. It was my turn to recite. मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया था. अब मेरी टर्न थी रिसाइट करने की. और क्या चीज़ रिसाइट करनी थी? What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through, very loud and clear and without any mistake. अब यहाँ जो फ्रेंच है वो क्या कह रहा है कि अब मुझे क्या रिसाइट करने थे? रूल्स ऑफ पार्टिसिपेट, बहुत लाउडली, क्लियर और बिना किसी मिस्टेक की. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर. लेकिन ये क्या? फ्रेंच तो पहले ही वर्ड्स में अटक गया और वहाँ पर खड़ा रहा. लुकिंग ऑन टू माई डेस्क, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. अब जो फ्रेंच था उसे बहुत डर लग रहा था क्योंकि उसने अपना काम प्रॉपर नहीं किया था और ही उसमें इतना भी करेज नहीं था कि वो ऊपर अपने टीचर की तरफ देख सके. आई हर्ड एम हेमल से टू मी. अब फ्रेंच ने क्या कहा? जब ये चीज़ें हुई तो एम हेमल ने मुझे कहा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच, कि मैं आपको नहीं डांटूंगा. यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम पहले ही बहुत बुरा फील कर चुकी हो. सी हाउ इट इज़. Every day we have said to ourselves, wow, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow. And now you see where we have come out. अब फ्रेंच ने क्या कहा कि एम हेमल ने मुझसे कहा कि सिर्फ तुम्हारा कसूर नहीं है. ये हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम आज के काम को कल पर टाल देते हैं. और अब आप देख सकते हो कि हम आज कहाँ आकर खड़े हो गए हैं. Oh, that's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. और अल्सेस के साथ यही प्रॉब्लम है कि वो लर्निंग को टुमारो, कल पर छोड़ देती है. Now these fellows out there will have the right to say to you. These fellows जो प्रशियन सोल्जर्स वहाँ आए हुए थे उनके बारे में कहा गया है. अब उनको ये कहने का राइट है हमसे. How is it you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language? कि तुम लोग फ्रेंच कहलाते हो खुद को और तुम अपनी ही लैंग्वेज ना ही लिख सकते हो ना ही बोल सकते हो. इस तरह के जो कमेंट हैं अब वो लोग हम पर कर सकते हैं. बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद. अब यहाँ पे जो वर्ड है बेटा रिप्रोच, उसका मीनिंग क्या होता है? क्रिटिसाइज और ब्लेम. ठीक है. अब एम हेमल ने क्या कहा कि सिर्फ तुम्हारा कसूर नहीं है, इसमें हम सभी जो हैं सभी का फॉल्ट है. योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न. दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स. अब एम हेमल ने क्या कहा फ्रेंच को कि तुम्हारे खुद के पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे कि तुम स्कूल आओ. वो क्या प्रेफर करते थे? तुम्हें या काम के लिए भेजना किसी फार्म पे या मिल पे. किस लिए? सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़े से और ज़्यादा पैसे कमाए जा सके जिससे जो फैमिली है वो बेटर वे में रन कर सके. एंड आई
आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मेरा भी तो कसूर है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, कि तुम जब अपने लेसन लर्न कर रहे थे उसको लर्न करने की बजाय क्या मैं तुम्हें अपने फ्लावर्स को वाटरिंग करने के लिए नहीं भेज देता था। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, तो क्या मैं तुम्हें जो है हॉलीडे नहीं दे देता था। तो यहाँ क्या है, एम हैमल खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं कि वो सीरियस नहीं हुए अपनी लैंग्वेज को टीच करने के रिगार्ड, और उसके पेरेंट्स को भी उन्होंने यहाँ पे ब्लेम किया है। और दूसरी चीज़ क्या थी कि हमारा जो ह्यूमन नेचर है, हम आज की चीज़ों को कल पर टाल देते हैं कि ये काम हम कल कर लेंगे, वो भी एक रीज़न है। ठीक है। Then from one thing to another, M. Hammer went on to talk of the French language. अब एम हैमर क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में उन्होंने बात करना शुरू किया, सेइंग, ये कहते हुए that it was the most beautiful लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अब एम हैमर ने क्या कहा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, मतलब कि लॉजिकल, सबसे सिस्टमेटिक जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, फ्रेंच लैंग्वेज। डेट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, कि हमें इसे गार्ड करना चाहिए और कभी भी इसे भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन अ people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. अब यहाँ एम हैमल ने क्या कहा कि अगर लोगों का अपनी लैंग्वेज के ऊपर होल्ड है और उन्हें एनस्लेव, मतलब कि अगर उन्हें दास या उन पे को जो है गुलाम बना लिया जाता है और उनका अपनी लैंग्वेज पे होल्ड है, तो ये एक की है उनकी उस प्रिजन से बाहर आने की कैसे है, क्योंकि अगर लोगों का अपनी लैंग्वेज के ऊपर होल्ड होगा तो वो अपनी कंट्री में जो है एक दूसरे से इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, और यूनाइट हो सकते हैं उस जो भी उनकी जो पावर जिनके ऊपर वो रूल, जो उनके ऊपर रूल करें। जैसे हमारे ऊपर जब ब्रिटिशर्स ने रूल किया था 200 ईयर्स तक, तो हम लोग भी कैसे यूनाइट हुए थे, अपनी लैंग्वेज के थ्रू ही। इसी के थ्रू हम अपने जो थॉट्स हैं, व्यूज़ हैं, वो क्या है, अपनी फीलिंग्स है उनको शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एम हैमल ने यही कहा है कि अगर लोगों का अपनी लैंग्वेज पे होल्ड है तो वो एक की है वहाँ उस प्रिजन से बाहर निकलने की। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। फिर उन्होंने क्या किया, ग्रामर का एक जो लेसन है वो स्टार्ट किया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मैं बहुत हैरान था ये देखकर कि मुझे इतनी अच्छी तरह से चैप्टर समझ कैसे आ रही थी चीज़ें। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी आई थिंक टू दैट आई हैव नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। जो भी वो हमें समझा रहे थे मुझे इतनी इजी लग रही थी कि मैं ये भी सोच रहा था कि शायद आज से पहले मैंने कभी इतना केयरफुली सुना ही ना हो। एंड दैट, और ये भी हो सकता है, ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और ये भी हो सकता है कि उन्होंने आज से पहले कभी इतने पेशेंटली हमें कुछ करवाया ही ना हो। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसे लग रहा था कि जैसे ये जो पुअर मैन एम हैमल जो हैं, जितना नॉलेज इनके पास थी एक ही स्ट्रोक में, एक ही स्ट्राइक में क्या है, हमारे माइंड में डाल देना चाहते हो जाने से पहले। कहाँ जा रहे थे एम हैमल, वो अब कंट्री छोड़कर जा रहे थे, ठीक है। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, किस हर चीज़ को एक ही स्ट्रोक में हमारे माइंड में सेट कर देना चाहते हो, ऐसा लग रहा था। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद क्या हुआ, हमने राइटिंग का एक लेसन जो है वो शुरू किया। That day, M. Hamel had new copies for us written in a beautiful round hand. France Alsace, France Alsace. अब जो फ्रांस था बेटे वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहता था, अल्सेस में, ठीक है। उस दिन जो एम हैमल थे सभी बच्चों के लिए न्यू नोटबुक्स लाए थे जिनके ऊपर फ्रांस अल्सेस लिखा हुआ था। They looked like little flags floating everywhere in the school room. और ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे फ्लैग्स जो है पूरे रूम में लहरा रहे हो, फ्लोट कर रहे हो।
hung from the road at the top of our desk। जैसे उन्हें छोटी छोटी रोड्स के ऊपर डालकर, रोड्स के अंदर डालकर हमारे डेस्क पे रख दिया हो। You ought to have seen how everyone set to work। आप लोगों को देखना चाहिए था कि हर कोई कितनी गहराई से अपना जो काम है वो कर रहा था। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और वहाँ कितनी साइलेंस थी। वहाँ कहाँ पर? रूम के अंदर। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। जो साउंड आ रही थी किस चीज़ की आ रही थी? पेपर के ऊपर लिखने की, क्योंकि राइटिंग का लेटर जो है टॉपिक चल रहा था, तो रिटन वर्क चल रहा था, तो जब वो पेन से लिख रहे थे सिर्फ उसकी स्क्रैचिंग की ही आवाज़ आ रही थी पेपर के ऊपर। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. Not even the littlest ones, who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? अब इतनी शांति थी और हर कोई अपने काम में इतना बिजी था कि एक बार कुछ बीटल्स अंदर आए, लेकिन जो छोटे से छोटे बच्चे वहाँ पे बैठे थे उन्होंने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पे फ्रेंच ने क्या कहा है कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजियंस। यहाँ अब ये चीज़ शो की गई है कि जो पावरफुल कंट्री है या जो विनिंग कंट्री है वो फोर्सफुली जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके ऊपर तो अपने रूल्स इम्प्लाई कर सकती हैं, लेकिन उनके हार्ट में, उनकी सोल जो डिवोट है, उनकी जो कंट्री है उसके टुवर्ड्स उस चीज़ को वो लोग चेंज नहीं कर सकते। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. जब भी मैं अपनी राइटिंग जो वर्क कर रहा था उससे ऊपर जब देख रहा था तो मैंने ये चीज़ देखी कि एम हैमल मोशनलेसली अपनी चेयर में बैठे हुए हैं। वो कभी एक चीज़ की तरफ देख रहे हैं, कभी दूसरी चीज़ की तरफ, और ऐसा लग रहा था जैसे इस स्कूल रूम में वो जैसे भी जो भी चीज़ दिखाई दे रही है वो हर चीज़ को अपने माइंड में सेट कर लेना चाहती हूँ कि जो चीज़ें हैं वो कैसी दिखाई देती हैं। फैंसी इमेजिन फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। अब आप लोगों को भी पता है कि कोई पर्सन जब इतने सालों तक, क्योंकि जो एम हेमन है 40 ईयर्स से वहाँ टीच कर रहे थे, ऑब्वियस है तो अटैचमेंट तो होती है। विथ हिज गार्डन आउटसाइड, बाहर की साइड क्या था? उनका गार्डन था, द विंडो, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने उनकी क्लास थी। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ। अब इतने सालों में जो वहाँ बेंचेस और डेस्क थे वो स्मूथ हो चुके थे, क्योंकि यूज़ होते होते वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुके थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, द होप वाइन एंड he had planted himself twined about the window to the roof। जो होप वाइन उन्होंने वहाँ पे प्लांट की थी वो क्या है? कॉइल्ड होते हुए, हम कह सकते कि एनसर्कल्ड होते हुए वो रूफ तक पहुँच गई थी। How it must have broken his heart to leave it all, poor man। और ये कितना हार्ट ब्रोकन होगा कि कोई भी पर्सन इतने सालों तक जहाँ काम कर रहा था आज उसे वो चीज़ छोड़कर, जगह छोड़कर जाना था हमेशा के लिए। To hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day। और ऊपर उनकी जो सिस्टर थी एम हैमल की, वो अपनी पैकिंग कर रही थी क्योंकि उन्हें नेक्स्ट डे कंट्री छोड़कर जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन एम हैमल जो है इतने इमोशनल होने के बाद भी उन्होंने इतना करेज, अपनी जो ड्यूटी थी वो लॉयल, जो आप कह सकते कि पूरे फेथफुली उन्होंने क्या है पे की अपनी जो ड्यूटी थी, और हर एक लेसन को लास्ट तक उन्होंने बहुत पेशेंटली सुना। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चेंटेड देयर बाब। जो बच्चे हैं वो अपना जो है लर्न करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड। अब जो ओल्ड होसर, जो पर्सन वहाँ बैठा हुआ था, ओल्ड होसर, उन्होंने अपनी स्पेक्स लगा ली थी और अब वो क्या कर रहे थे, अपना जो प्राइमर था
उसको दोनों हाथों में लेकर बैठे थे। स्पेल द लेटर्स विद देम, और साथ साथ पढ़ रहे थे उसमें जो लिखा हुआ था। You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion. And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. और जब वो बोल रहे थे तो वो साथ में रो भी रहे थे और उनकी जो वॉइस है वो भी शिवर कर रही थी। उन्हें देख के हमें हंसी भी आ रही थी और जब उनके रीज़न के बारे में सोच रहे थे तो हमें रोना भी आ रहा था। Oh, how well I remember it that last lesson. कि ये लास्ट लेसन मुझे कितनी अच्छी तरह से अंडरस्टूड हुआ। All at once the church clock struck 12. Then the Angelus क्या होता है बेटा? A prayer of the church said in the morning, noon and evening. एक प्रेयर होती है जो चर्च में मॉर्निंग, नून और इवनिंग को बोली जाती है, ठीक है। तो उसकी साउंड आना स्टार्ट हो गई। At the same moment, the trumps of the Prussian returning from drill sounded under our windows. M. Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. और जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो भी ड्रिलिंग करके वापस आ रहे थे और एम हैमल जो है अपनी चेयर से एकदम सीधे खड़े हो गए और आज से पहले मैंने उनको कभी इतना टॉल, मतलब कि इतना स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट वो खड़े थे अपनी कंट्री को ट्रिब्यूट देने के लिए। माय फ्रेंड्स, और उन्होंने क्या कहा? सेड ही, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुडंट गो ऑन। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टेक अ पीस ऑफ चॉक एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट। वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। फिर उन्होंने क्या किया? चौक का पीस लिया और जितनी स्ट्रेंथ से वो लिख सकते थे, जितना बड़ा वो लिख सकते थे, उन्होंने लिखा वाई वे लव फ्रांस। इसका मीनिंग होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। ये चीज़ उन्होंने एम हैमल ने बोर्ड पे लिखी थी। Then he stopped and leaned his head against the wall and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. और वो दीवार की तरफ झुक गए और कुछ कह नहीं पा रहे थे। उन्होंने सिर्फ अपने हाथ से इशारा किया और हमें कहा कि जो स्कूल है वो अब डिसमिस हो गया है। तो बच्चे अब ये चीज़ आपको क्लियर होगी वाई द चैप्टर्स नेम इज़ द लास्ट लेसन, ठीक है। एंड आई थिंक नाउ इट्स अंडरस्टूड टू यू ऑल। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे बच्चे, आई विल सेंड इन योर ग्रुप एंड यू हैव टू डू दोज क्वेश्चंस इन योर इंग्लिश नोटबुक, ठीक है। ओके बच्चे, प्रॉपरली इस चैप्टर को रीड करना। जो भी डाउट एंड क्यूरी हो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट, ठीक है। सो हैव अ नाइस डे।